अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम ऑर्डर बुकर्स, वो तमाम प्री सेलर्स, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ पे लोग उर्दू और हिंदी समझते हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उनको मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत 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 सलाम। ये हमारी एक एफर्ट है आप लोगों के करियर को आगे बढ़ाने के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए कि किस तरीके से इस कंपेटिटिव वर्ल्ड के अंदर आपने मूव ऑन करना है। वेल, सबसे पहले एक किस्सा सुनाता हूं मैं आपको। पुराने जमाने में एक बादशाह था। उसको उसके एक दोस्त ने दो ईगल यानी दो बाज गिफ्ट किए, बहुत ही आला नस्ल के, आला ब्रीड के। उसने एक खादिम रखा, जिस खादिम का काम था उन बाज को फीड करना, खाना खिलाना और उनको उड़ने में मदद देना। एक बाज तो ट्रेन हो गया और हाई फ्लायर बन गया, लेकिन दूसरा वाला ईगल, दूसरा वाला बाज, जब भी वो खादिम उड़ाता, आके अपनी जगह पर वापस बैठ जाता। बादशाह बहुत परेशान हुआ, आखिर क्या वजह है। बादशाह ने बहुत सारे कंसल्टेंट्स बुलाए, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर बुलाए, बहुत सारे ट्रेनर्स बुलवाए और लोगों से कहा कि कोई मेरे बाज को ट्रेन कर दो कि ये बाज भी दूसरे बाज की तरह उड़ना शुरू हो जाए। फेलियर। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ इश्यूज बताए। किसी ने कहा यह बाज दिन में नहीं उड़ सकता, किसी ने कहा यह बाज रात में नहीं उड़ सकता, किसी ने कहा यह क्लाउडी वेदर में नहीं उड़ सकता, किसी ने कहा यह सनी वेदर में नहीं उड़ सकता। बिलाखिर एक दिन एक वुड कटर, जिसको लकड़हारा कहते हैं, एक दिन एक लकड़हारे ने कहा मैं आपके बाज के लिए कोशिश करना चाहता हूं। महल में मुकीम जो सारे लोग थे वो उसकी बात सुन के हंसने लगे। इतने बड़े बड़े कंसल्टेंट नहीं कर सके, तुम करोगे? आर यू गॉन क्रेजी? पागल तो नहीं हो गए हो? सर ट्राई करके देख लें, हरज क्या है। बादशाह साहब चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं, हरज क्या है। तो वुड कटर उस जगह गया जहां पे वो बाज था, बाज को देखा, बाज को उड़ाया, बाज वही ढीठ वापस अपनी जगह पे आके बैठ गया, दूसरा बाज हवा में उड़ता रहा। अगले दिन बादशाह को फिर बुलाया गया और उसने कहा बादशाह सलामत, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने एक दिन में आपके बाज को कैसा ट्रेन किया है और कैसा हाई फ्लायर बन गया है। और बादशाह देख के हैरान रह गया, वो बाज दूसरे बाज की तरह उड़ रहा था। बादशाह ने उसको क्वेश्चन किया, तुमने ऐसा क्या किया जो बड़े बड़े कंसल्टेंट नहीं कर सके, बड़े बड़े ट्रेनर नहीं कर सके, बड़े बड़े कोच नहीं कर सके। उसने कहा बादशाह सलामत, मैंने उस टहनी को काट दिया जिस टहनी पे आकर वो बाज बैठता था। तो मेरे दोस्तों, याद रखो, सेल्स के करियर में आगे बढ़ने के लिए अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। जब तक कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे उस वक्त तक सेल्स के करियर में आगे नहीं बढ़ सकते। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर बुकिंग के बुनियादी असूल, यानी कि बेसिक सेल्स प्रोसीजर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स पर, क्योंकि हम सेल्स की बात करने जा रहे हैं, तो ये पता चले कि सेल्स होती क्या है। व्हाट इज सेल्स? सेल्स क्या होती है? कोई कहता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोई कहता है अवेलेबिलिटी करा दो, अच्छी तरीके से डिफरेंशिएशन नजर आना चाहिए दुकान पे, वो सेल्स होती है। अगर देखा जाए तो सेल्स बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ हुई हुई एक्टिविटीज का नाम है, यानी सेल्स मुख्तलिफ एक्टिविटीज का रिजल्ट है। यानी सेल्स कभी भी आइसोलेशन में नहीं देखी जा सकती। जब भी आप सेल्स की बात करेंगे आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज की बात करेंगे, यानी कोई भी आदमी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर सेल्स नहीं कर सकता। यानी सेल्स इज ऑलवेज इंजीनियर्ड, ईदर ऑर्गेनिक और इंक्रीमेंटल। ऑर्गेनिक कौन सी? वो जो बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के सेल्स आती है अपनी प्रोडक्ट बेच के। और इंक्रीमेंटल कौन सी? वो जिसके अंदर आप ट्रेड पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे आपकी प्रमोशन, जैसे आपकी विजिबिलिटी, जैसे आपकी शेल्फ बाइंग, जैसे आपकी दूसरी कंज्यूमर ऑफर्स। एक बात कॉमन है, सेल्स चाहे ऑर्गेनिक हो जिसको नेचुरल सेल्स कहते हैं, या इंक्रीमेंटल हो जिसको इजाफी सेल्स कहते हैं, आपको एक सर्टेन प्रोसीजर फॉलो करना होता है। और वो प्रोसीजर फॉलो होता है कुछ बुनियादी स्टेप्स फॉलो करके। यानी सेल्स पे जाने से पहले सबसे पहले आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। फिर सेल्स पे जाने के लिए आप दुकान पे जाने से पहले आप उसको ग्रीट करते हैं, फिर स्टोर का मुआयना करते हैं, फिर मर्चेंडाइज करते हैं, फिर ऑर्डर जनरेट करते हैं, फिर जाते हैं प्रेजेंट करते हैं, फिर डीब्रीफ करते हैं और उसके बाद अपने सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। ये एक कंप्लीट सेट ऑफ प्रोसीजर्स है जो कि आपको सेल्स के हुसूल के लिए लेना पड़ता है। पहली चीज, पहले सबसे पहले बात करेंगे प्रिपरेशन के ऊपर। ये जो पहला प्रोसीजर होता है, जो पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन, इसमें आप क्या करते हैं? देखिए, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हाउस के ऊपर बैठकर, अपने ऑफिस में बैठ के आप ये सोचते हैं कि मैं कहां जाऊंगा, किससे बात करूंगा, किससे मिलूंगा। मैं ये जानता हूं
कि आप लोग उसी एरिया के अंदर हर दिन जाते हैं और हम ये क्लेम करते हैं बहैसियत सेल्स वाला कि हम अपने एरिया को बहुत अच्छा जानते हैं, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे अच्छा आपके एरिया को कोई जान ही नहीं सकता। मुझे तो समटाइम इस बात पे हैरत होती है जब लोग ये कहते हैं कि आज मैं तुम्हारे एरिया में जाके तुमको बताऊंगा कि सेल्स कैसे होती है। आपको कोई नहीं बता सकता। कभी आपने सुना है कि किसी बत्तख के बच्चे को किसी ने तैरना सिखाया हो? उस एरिया के आप जनरल मैनेजर्स हैं, उस एरिया के आप बत्तख के बच्चे हैं आपको तैरना सिखाएंगे? इम्पॉसिबल। हाँ, ये जरूर होता है कि इंसान बहैसियत बड़ा वल्नरेबल है। किसी दिन आपका मूड कैसा होता है, किसी दिन आपका मूड कैसा होता है। तो जाने से पहले अपने कस्टमर का मुताला करना बहुत जरूरी है, ये जानना कि आज मैं किस एरिया में जा रहा हूं, मेरे उस एरिया का क्या पोटेंशियल है। अरे हाँ, पोटेंशियल से मुझे याद आया, हर सेक्शन का अपना पोटेंशियल होता है। वो सेल्स वाला जिसको अपने एरिया का पोटेंशियल का अंदाजा नहीं है, वो अपने आप को सेल्स वाला कहलाने का हकदार नहीं। अब आप लोगों के जहन में ये बात चल रही है कि ये सेल्स का पोटेंशियल गेज कैसे करते हैं? हमें तो दुकान का पोटेंशियल पता है, हमें अपने एरिया का पोटेंशियल कैसे पता होगा? बहुत आसान है। आपको यह पता है कि आपके एरिया में कितनी नंबर ऑफ दुकानें मौजूद हैं, ठीक। आपको यह पता है कि आपका एरिया में क्या पॉपुलेशन है, किस टाइप का पॉपुलेशन है, अमीर लोग हैं, मीडियोकर लोग हैं, गरीब लोग हैं, यानी कि ए क्लास मार्केट है, बी क्लास मार्केट है, सी क्लास मार्केट है या डी क्लास मार्केट है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि आपकी कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर और कितनी नंबर ऑफ शॉप्स हैं। इसकी बेसिस के ऊपर आप अपनी एक दुकान के ऊपर कितनी सेल्स करते हैं, यानी इतनी सेल्स अगर आप सारी दुकानों पे कर रहे होंगे तो आप उस सेल्स को डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से। आपको फी कस खपत यानी कि पर कैपिटा कंजम्पशन पता चल जाएगा, और इसी पर कैपिटा कंजम्पशन को जितनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टोटल एरिया का पोटेंशियल क्या है। याद रखें, ये पोटेंशियल जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हवा में तीर चलाने से तीर शिकार पे नहीं लगता, तीर जाया होता है। एरिया में जाने से पहले डिस्ट्रीब्यूशन हाउस या अपने ऑफिस में बैठे हुए आपने एक और बहुत जरूरी काम करना है। आपको यह पता होना चाहिए कि आपका वीकली टारगेट क्या था। उस वीकली टारगेट को उस दिन के हिसाब से डिवाइड करें। याद करें, याद रखें, अपना वीकली टारगेट अगर आपकी 6 दिन की वर्किंग है तो सबको बराबर का डिवाइड नहीं करें। क्यों? क्योंकि हर एरिया का अपना अलग पोटेंशियल होता है। हर एरिया की न्यूमेरिक कवरेज, नंबर ऑफ दुकानें डिफरेंट होती हैं। हर एरिया की प्रोडक्टिविटी डिफरेंट आती है। हर एरिया का ड्रॉप साइज, एसक्यू या हर एरिया में मुख्तलिफ तरीके की प्रोडक्ट बेची जाती हैं। एक जैसा स्प्लिट करना 6 दिन के ऊपर अपने टारगेट को हमाकत है। इस तरीके से आप कभी भी टारगेट अचीव नहीं कर सकते, बल्कि आप और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, जिसको आप ग्रीटिंग कहते हैं, यानी जाना और दुकानदार से मिलना। याद रखें, लोग हमारी मजबूरियां, हमारी परेशानियां नहीं, अपने फायदे हमसे खरीदते हैं। यानी नो वन केयर्स व्हाट इज गोइंग ऑन इन अवर माइंड। लोग ये देखते हैं कि हम आज उनके लिए क्या लेके आए हैं। तो जब आप किसी दुकान पे पहुंचे, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए और आपको यकीनन ये बात साबित करनी है कि आज आप उसके लिए कोई नया मुनाफा, कोई नया फायदा, कोई नया बेनिफिट लेकर के आए। जब मैं ये बात करता हूं डिफरेंट सेशंस के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, तो लोग मुझसे एक सवाल करते हैं, हम कोई एक्टर थोड़ी हैं और मेरा जवाब हमेशा ये होता है कि आप लोग शाहरुख खान से बड़े एक्टर हैं, क्योंकि शाहरुख खान एक फिल्म की शूटिंग करता है और एक शॉट रिकॉर्ड करता है। आप लोग दिन के अंदर 50 डिफरेंट दुकानों पर जाते हैं, 50 डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, 50 डिफरेंट तरीके के रोल अदा कर रहे होते हैं। कौन बड़ा एक्टर हुआ, आप या एसआर के? आप। और अगर कोई ये कहता है कि एसआर के आपसे बड़ा एक्टर है तो वो गलत कहता है। आपसे बड़ा एक्टर कोई भी नहीं है, क्योंकि आप अपनी परेशानी भुलाकर उसके सामने बड़ा स्माइल सजाकर अपनी चीज बेचते हैं, उसको बेनिफिट बताते हैं। आप बड़े हुए ना, हेड्स ऑफ टू यू। चलिए जी, आपने प्रिपरेशन कर ली, आपने ग्रीड कर लिया रिटेलर को, अब बारी है स्टोर चेक का। ग्रीड करने के बाद आपने स्टोर चेकिंग पे चले जाना है।
आपने मजीद अभी कोई बात नहीं करनी, किसी ऑर्डर के मुतालिक बात नहीं करनी, किसी इशू से मुतालिक बात नहीं करनी, पहले चेक करें, पहले जरा स्टोर का माहौल चेक करें, पहले जरा चेक करें कि कंपटीशन ने क्या काम किया हुआ है। ये जो स्टोर चेकिंग होती है, ये अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी आप इसके अंदर स्टोर का मुआयना करके ये अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं अपने लिए। किन किन चीजों के लिए? अगर आपके पास कोई पॉइंट ऑफ सेल मटेरियल है तो आप देखते हैं कि मैं स्टोर में किस जगह पे आज अपना पॉइंट ऑफ मटेरियल चिपका सकता हूं। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट आप देने चाह रहे हैं उसके लिए बेहतरीन जगह क्या हो सकती है कि आप उसको डिस्प्ले करें। इसके साथ साथ आप ये भी जानना चाहते हैं कि कंपटीशन ने क्या एक्टिविटी की हुई है। स्लाइड हमने यहाँ पे लगा रखी है, इसके अंदर आपको एक मसाला कंपनी की पिक्चर नजर आ रही है। बिलीव यू मी, ये पिक्चर मैंने तकरीबन कोई एक ही स्टोर पे पाकिस्तान में कराची में कोई 6 मंथ तक लगी हुई देखी है। क्यों? क्योंकि लगाने वाले ने इतनी खूबसूरत तरीके से इसको आइडेंटिफाई किया कि किसी दूसरे ने इसके ऊपर अपना कोई स्टिकर कोई पोस्टर कभी लगाना ही मुनासिब नहीं समझा। पॉइंट नंबर 4, मर्चेंडाइजिंग। इससे पहले कि मैं आपको मर्चेंडाइजिंग के बारे में बताऊं, एक चीज कभी मैं दुनिया में देखता हूं, ट्रैवल करता हूं, तो मुझे एक बात बड़ी प्यारी समझ में आती है। ऊपर नीला आसमान, नीचे समंदर, हरे रंग की ग्रास और उसके ऊपर ब्राउन रंग के पहाड़ ठुके हुए हैं। यानी रब ताला ने, ऊपर वाले ने इस तरीके से दुनिया को मर्चेंडाइज किया हुआ है कि हर चीज अपनी जगह सेट है, कोई चीज अपनी जगह से हिल नहीं सकती। तो कितनी खूबसूरत तरीके से ये दुनिया मर्चेंडाइज हुई भी है। इसी तरीके से आपको अपनी चीज बेचने के लिए अपना स्टोर अच्छे तरीके से मर्चेंडाइज करना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है कि मर्चेंडाइजिंग कहते हैं किसको है? कोई भी स्टोर में या स्टोर के बाहर किया हुआ ऐसा काम जो स्टोर की या प्रोडक्ट की खूबसूरती में इजाफा करे और आपका ब्रांड ऑफटेक होना तेजी के साथ शुरू हो जाए, ऐसे अमल को मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। क्यों? जब आप कहीं जाते हैं तो अच्छे से कपड़े पहन के जाते हैं, अच्छे से जूते पहन के जाते हैं, ट्राउजर पैंट अच्छी सी होता है ना, ताकि आप बेहतर नजर आए, लोग आपके बारे में अच्छा सोचें। इसी तरीके से मर्चेंडाइजिंग भी इसी अमल का काम है, यानी कि अच्छे लगने को या इस अंदाज से अच्छे लगने को कि लोग आपकी तरफ नोटिस होना शुरू हो जाए। अपेरेंटली तो लगता है मर्चेंडाइजिंग कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई चीज है। मैं इतनी जगह सुनता हूं हमने अपने 124 मर्चेंडाइजर रख दिए, हमने मर्चेंडाइजिंग सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया। ये सब बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है, लेकिन ऑर्डर बुकर हजरात, आप लोगों के ऊपर भी ये लाजिम मलजूम है कि आप लोग उन स्टोर्स की मर्चेंडाइजिंग करें। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती हैं। आपका प्रोडक्ट किस तरीके से लगा हुआ है, क्या आपका शेल्फ साफ सुथरा है, क्या आपका प्रोडक्ट चाहे डिसऑर्गेनाइज लगा हुआ है लेकिन क्लीन नजर आ रहा है, ये तमाम चीजें मैटर करती हैं। अच्छा, स्टोर में कितने डिफरेंट टाइप की मर्चेंडाइजिंग की जाती है? नंबर 1, प्राइमरी मर्चेंडाइजिंग, वो जगह, वो शेल्फ जहां पे सारे ब्रांड अवेलेबल है। दूसरा, सेकेंडरी मर्चेंडाइजिंग, ये थोड़ा सा पैसे खर्च करके जो आप एंड मोड गंडोलाज लेते हैं या आप अपनी कैटेगरी से हट के कहीं पर अपना शेल्फ लगा देते हैं, गंडोला लगा देते हैं, क्योंकि कहीं पे अपना रैक लगा देते हैं जिसके आप दुकानदार को पैसे देते हैं, इसको कहते हैं सेकेंडरी मर्चेंडाइजिंग। ये पैसे वाले कंपनीज करती हैं। फिर एक और मर्चेंडाइजिंग होती है जिसको कहते हैं टर्शरी मर्चेंडाइज। ये टर्शरी मर्चेंडाइजिंग क्या होती है? ये वो मर्चेंडाइजिंग होती है जो कि आप कैश काउंटर के साथ अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि वो आपकी इंपल्स यानी कि फौरी बाइंग को तेजी के साथ एग्जीक्यूट करती है। अगर कोई भूल जाता है तो वो कैश काउंटर पे पैसे देने से पहले उसको ख्याल आता है, मैं ये प्रोडक्ट लेना भूल गया, ये प्रोडक्ट ले लेता हूं। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होता है। याद रखिएगा, आप लोग अगर अपने प्राइमरी शेल्फ पे नहीं है, आपकी मर्चेंडाइजिंग प्राइमरी शेल्फ पे नहीं हुई भी है, तो इसका मतलब है आप स्टोर में एग्जिस्ट नहीं करते, चाहे आप सेकेंडरी और टर्शरी जगह के ऊपर कितने ही खूबसूरती के साथ डिस्प्ले क्यों ना हो रहे हो। आपको लाजमी जंग जीतने के लिए प्राइमरी शेल्फ की मर्चेंडाइजिंग में बहुत ही प्रोमिनेंट होना है। पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट, जिस वक्त आप मर्चेंडाइजिंग करते हैं आपको ये पता चल जाता है
कि आप इस दिन का ऑर्डर क्या बनाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपने प्रोडक्ट की सफाई करते हैं, स्टॉक काउंट करते हैं, आपको पता होता है आपने पिछले वीक उसको क्या स्टॉक दिया था। तो ऑर्डर जनरेट करते हुए एक छोटी सी कैलकुलेशन याद रखिएगा। ये देखिएगा कि प्रीवियस वीक स्टॉक एट शेल्फ क्या था, यानी कि जब लास्ट टाइम आप यहाँ पे ऑर्डर लेने आए थे तो उस टाइम पे 6 था और लास्ट ऑर्डर क्वांटिटी आपने दुकानदार को सप्लाई की 10। तो टोटल क्वांटिटी लास्ट वीक की कितनी हो गई? 16। अभी करंटली कितना शेल्फ के अंदर स्टॉक मौजूद है? 5। इसका मतलब है कि उसने 11 यूनिट्स बेचे हैं। तो जितने यूनिट्स उसने बेचे हैं उतने यूनिट्स का ऑर्डर तो आप उससे लेंगे ही लेंगे। याद रखिएगा, जब आप ऑर्डर बना रहे हो या जब आप ऑर्डर जनरेट कर रहे हो दुकान के अंदर, उस टाइम दुकानदार से ये बात जरूर पूछ लें कि कहीं उसके बैक रूम में कोई स्टॉक तो नहीं रखा हुआ, ताकि जिस वक्त आप ऑर्डर लेके उसके पास पहुंचे आपके पास क्वांटिटी एब्सोल्यूट करेक्ट हो। पॉइंट नंबर 6। अच्छा, हम जब भी सेल्स कॉल की बात करते हैं, सेल्स प्रोसीजर की बात करते हैं, हम समझते हैं कि ये जो प्रेजेंटेशन देते हैं हम दुकानदार को, यही बस सेल्स प्रेजेंटेशन होती है, सेल्स कॉल होती है। नहीं, इसके पहले भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो अभी आपने सुने और देखे, और इसके बाद के भी कुछ स्टेप्स हैं, लेकिन लोगों को याद यही रह जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम दुकानदार के साथ इंटरेक्शन करते हैं, इस स्टेप के अंदर हम दुकानदार को उसके बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं, दुकानदार इसके साथ ऑब्जेक्शन रेज करता है, इख्तलाफात करता है, रिटेलिएशन होता है, और उसके बाद जाके हम डिसाइड करते हैं कि कल कितना स्टॉक आएगा। लेकिन याद रखें, जब आप अपना ऑर्डर दुकानदार को प्रेजेंट कर रहे हो तो एक बात का ख्याल हमेशा रखिएगा, हमेशा बड़ा बेनिफिट पहले बताएं। यानी उसने 11 यूनिट बेच दिए हैं, यानी 10 यूनिट आपने जो दिए थे उसमें से 11 यूनिट उसने बेच दिए हैं। ये भी बताएं कि आपकी प्रोडक्ट बेचने से वो किस तरीके से कैश इनफ्लो अपने बिजनेस में लेके आता है। ये भी बताएं कि आपका एक यूनिट बेचने के बाद वो दुकानदार कितना मुनाफा कमाता है। बहुत सारे लोग सिर्फ इस बात की वजह से ये चीज इग्नोर कर देते हैं कि जल्दी से हमारा ऑर्डर बन जाए। ऑर्डर आपका उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक आपका रिटेलर, दुकानदार इस बात पे कन्विंस ना हो जाए कि आपके प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट ले रहा हो। इसी जगह प्रेजेंटेशन के अंदर जब दुकानदार आपसे रिटेलिएट करता है या ऑब्जेक्शन रेज करता है तो हम परेशान हो जाते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्शन और इख्तलाफात अपॉर्चुनिटी होते हैं। हमेशा वही लोग आपसे इख्तलाफ करते हैं जो कि आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। वरना जो लोग इख्तलाफात नहीं करते या सवाल नहीं करते, वो तो आपके साथ चलना ही नहीं चाहते। तो अगर कोई आपके साथ ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, इसका मतलब है कि वो इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट के अंदर। पॉइंट नंबर 7, डीब्रीफिंग, यानी अपना असेसमेंट करना। ऑर्डर ले लिया, ऑर्डर लेके बाहर आ गए, अब आप सोच रहे हैं क्या मैंने इस आउटलेट पे अपना टारगेट अचीव किया, मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया। देखें, अपने आप से झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। वहां पे सिर्फ आप हैं, आपकी नोटबुक है, पेन है, वो चीज लिखें कि जो आपसे मिस्टेक हुई है। अगर आपने कोई प्रोसीजर, कोई पॉइंट मिस कर दिया, लिखें ताकि आप नेक्स्ट दुकान पे वो चीज मिस ना करें। इसी तरीके से आप जब अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे और सच बोलेंगे अपनी मिस्टेक के हवाले से, आप नेक्स्ट दुकान के ऊपर वो मिस्टेक नहीं करेंगे। जब आप वो मिस्टेक एरेडिकेट कर देंगे, मिस्टेक अपने काम में से हटा देंगे, तो अल्टीमेटली आपका काम इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो याद रखें, आपको ये बात पता होना चाहिए कि मेरी ये कॉल कैसे गई थी, मैंने यहाँ पे क्या अचीव किया, या अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो वो क्या गलती थी। पॉइंट नंबर 8, आखिरी पॉइंट। 90% ऑर्डर बुकर्स और प्री सेलर ये बात भूल जाते हैं। वो क्या? हम ऑर्डर अच्छा ले लेते हैं, हम डिस्कशन बहुत अच्छी कर लेते हैं, हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाते हैं, हम ये बात भूल जाते हैं कि कल प्रोडक्ट के साथ साथ इसने हमसे क्या मांगा है। कुछ समटाइम होता है कि दुकानदार हमसे पोस्टर की डिमांड करता है, कोई हमसे सैंपल की डिमांड करता है, कोई पुराने डैमेज की डिमांड करता है, कोई बिलबोर्ड की डिमांड करता है, कोई दूसरा प्राइस के अंदर नेगोशिएशन की डिमांड करता है, कोई एक्स्ट्रा ऑफर की डिमांड करता है, एक्स्ट्रा परसेंटेज की डिमांड करता है। हम अक्सर वो दर्ज करना भूल जाते हैं, और जब हमारे सेल्समैन हजरात
नेक्स्ट डे उस दुकान के ऊपर डिलीवरी देने जाते हैं तो उनसे पूछते हैं, तुम मेरे लिए पोस्टर लेके आए? मैंने तुम्हारे ऑर्डर बुकर को बताया था। तुम मेरे लिए बैनर लेके आए? तुम मेरे लिए अच्छा प्राइस लेके आए? और ये बात हम भूल जाते हैं डिस्कशन करना। तो बेहतर है कि हम ये अपने पास लिखें और अपने डिस्ट्रीब्यूशन हाउस में आके या अपने ऑफिस में आके ये चीज अपने सुपरवाइजर को बताएं। अक्सर होता है जब आप अपने सुपरवाइजर से कोई मदद मांगते हैं तो आपका सुपरवाइजर कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे बस सेल्स चाहिए। तो आप उससे कह सकते हैं कि अगर आपको नहीं पता तो किसको पता? मैं नेबरहुड में जाके पड़ोसियों से जाके पूछूंगा, मुझे जो मुश्किलात आएंगी वो मैं आपसे पूछूंगा। बहुत सारे लोग इस खौफ से कि सुपरवाइजर डांटेगा, हम वो चीजें सुपरवाइजर को बताते ही नहीं है। और कुछ लोग तो यही भूल जाते हैं कि उनको लिखना था। अपने पास रिकॉर्ड करें, अपने सुपरवाइजर की नॉलेज में लेके आए। वो तमाम ऑर्डर बुकर हजरात जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो पर, उनसे हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए एक छोटी सी क्रिस्प वीडियो लेके आएंगे जिसको आप देख के अपने करियर में अच्छा स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड लेके आएंगे, तो वो गाइड भी हमारे पास मौजूद है। अब जरूरत इस बात की है कि हमारे इस वीडियो को कंसिस्टेंटली आपके सुपरवाइजर, आपके टेरिटरी मैनेजर्स, आपके एरिया मैनेजर्स आप तक पहुंचाते रहें। और एरिया मैनेजर्स और सुपरवाइजर से मेरी ये गुजारिश है कि वो इनकी याद दहानी के लिए ये इनसे पूछें, स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेप नंबर 2 क्या था, स्टेप नंबर 3 क्या था, स्टेप नंबर 2 में क्या कहते हैं, मर्चेंडाइजिंग कैसे करते हैं, कितने टाइप की मर्चेंडाइजिंग होती है, कौन सी मर्चेंडाइजिंग करना जरूरी है। ये तमाम चीजें ऑर्डर बुकर से पूछते रहे। इस तरीके से ना सिर्फ इनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी बल्कि आपका बिजनेस भी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच। हम आपकी कॉल, हम आपके मैसेजेस, हम आपके वॉइस नोट्स का हमेशा से मुंतजिर रहते हैं। हम कोशिश करते रहेंगे कि आपके करियर में अपना कंट्रीब्यूशन देते रहें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।